जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार हमारे शिक्षक साथियों। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन देख लिया है कि जो सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो उसकी तैयारी के लिए हम आज इस वीडियो में प्राइमरी के जो टीचर्स हैं उनके लिए एक मॉक टेस्ट लाए हैं, जिसमें पांचों विषय हैं। आपके 5 विषयों के क्वेश्चन आना है 30-30 अंक के, जिसमें आपका बचपन एवं बाल विकास आना है 30 अंक का, और आपका जो प्रथम भाषा है वो आएगी। तो प्रथम भाषा ज़्यादातर या सामान्य रूप से हम देखें तो हिंदी ही है सभी की, ठीक है। और द्वितीय भाषा आएगी आपकी, द्वितीय भाषा में आप चुनाव करेंगे संस्कृत या अंग्रेजी का, ठीक है। चौथा है वो रहेगा आपका गणित, और पांचवा पर्यावरण। तो ऐसे 30-30 अंक मिलाकर के टोटल 150 अंक का आपका पेपर आना है। तो उस पेपर की तैयारी के लिए हम आज यहाँ पे मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें हम मॉक टेस्ट की एक लिंक है, उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में यदि इंटरनेट चालू होगा तो वो लिंक खुल जाएगी, और उसमें हमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और ज़िला डालना है। मोबाइल नंबर ना भी डालें तो भी चल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले 30 प्रश्न खुलेंगे बचपन एवं बाल विकास की। तो हम ऐसा करते हैं, क्रम से ही करते हैं, ठीक है। तो पहले हम 30 प्रश्न बचपन एवं बाल विकास की कराते हैं, फिर उसके बाद हमारी प्रथम भाषा आएगी हिंदी, उसके करेंगे, फिर इंग्लिश की करेंगे, फिर हम गणित की और पर्यावरण की करेंगे दूसरे पार्ट में, ठीक है। चलिए तो अब शुरू करते हैं फटाफट से। जैसे ये लिंक है, इस पर हमने क्लिक किया, तो इस लिंक पर जैसे ही क्लिक किया तो हमारा टेस्ट खुलेगा। थोड़ा सा समय ले रहा है, इंटरनेट की गति धीमी है इस कारण से। देखो ये खुल गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना नाम डाल देना है। तो जैसे हमने यहाँ डाल दिया आर के राय, ये डाल दिया, और यहाँ हमें मोबाइल नंबर आप डाल दें जो भी आपका है मोबाइल नंबर, ठीक है। और इसके बाद आप जिला डाल देंगे, जैसे हमने यहाँ जिला छिंदवाड़ा डाल दिया है, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज आगे खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं आप, सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, जिसको हम बचपन एवं बाल विकास के नाम से भी जानते हैं। सो अब हमें यहाँ देखना है, ठीक है। यहाँ प्रश्न है बाल विकास की प्रकृति कैसी है। बाल विकास की प्रकृति कैसी है माय डियर टीचर्स। अब आपको ध्यान से समझना है और इसका आंसर देखना है, ठीक है। तो इसकी जो प्रकृति है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हमें ऐसे कैसे करना है, इस पर हमें ऐसे क्लिक करना है, क्रमिक और निरंतर, ये हमारा एक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी लिंक आपको हम दे देंगे, आप कमेंट में लिंक लिखें, लिंक दे देंगे तो आप भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है विकास का कौन सा आयाम बच्चे की सोच और तर्क से संबंधित है, ठीक है। इसमें से संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावात्मक। तो जो सोच से संबंधित है वो कौन सा है। थोड़ा सा ये इंटरनेट की वजह से बैक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बैक हो जाएगा, लेकिन जो हम कर चुके होंगे वो पहले से आ जाएगा। देखो यहाँ ये कर चुकी तो वो क्यों कहते हुए, ठीक है। तो हमें ये चीज़ देखना है। आगे हम हमारा जो प्रश्न है सोच और तर्क की बात हो रही है, तो संज्ञानात्मक इसका उत्तर हो जाएगा, तो हम इस पर ऐसा टिक कर देंगे। अगला है हमारा बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में परिवार की क्या भूमिका है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण भूमिका है। एक चीज हम आपको बता दें हमारे शिक्षक साथी, कि जिस ऑप्शन में केवल शब्द है, केवल, ठीक है, वो ऑप्शन कभी उत्तर नहीं होगा, ये याद रखना।
क्योंकि जो केवल शब्द है वो सकारात्मकता की तरफ इशारा नहीं करता है, और जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है इसमें सकारात्मक उत्तरों पे हमें ध्यान देना पड़ता है। तो बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में परिवार की भूमिका पूछी है तो महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला है सीखने की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान का क्या महत्व है। अब यहाँ सीखने की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान का महत्व पूछा है, तो आपको बता देना है फटाफट से और आप देख लीजिए इसमें। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान का महत्व है हमारा कि नए ज्ञान को जोड़ने में सहायता करता है, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे तो ये क्लिक हो जाएगा। अगला है पियाजे के अनुसार बच्चे के ज्ञान निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यहाँ जीन पियाजे को पढ़ना है आपको, जो जीन पियाजे हुए हैं है ना शिक्षा शास्त्री, उनको आपको पढ़ना है जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं बच्चों की, तो यहाँ उनके अनुसार ज्ञान निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखो हमने अभी आपको एक प्रश्न में बताया था इस वाले में कि केवल वाले जो हैं उनको काट दो, तो ये तीनों में केवल है, तो ये तीनों तो होंगे नहीं। आंसर हमारा सही होगा सक्रिय अनुभव, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास छठवां। जो छठवां प्रश्न है वो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक अंतरक्रिया का क्या महत्व है ना। तो इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है वाइगोत्स्की ने, इनको भी हमें पढ़ना होगा डिटेल में। ठीक है, तो इसमें इन्होंने सीखने में महत्वपूर्ण बताया है अंतःक्रिया। ठीक है, अगला है बाल केंद्रित शिक्षा में निर्णय लेने में किसे महत्व दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में निर्णय लेने में किसे महत्व दिया जाता है, तो ये केवल वाले हटा देंगे हम, हमारा सही उत्तर हो जाएगा बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है कि, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं, हर एक बच्चा अलग होता है आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी बच्चे समान होते हैं, ये तो कट जाएगा और केवल वाले कट जाएंगे, तो हमारा सही उत्तर आप देख पा रहे हैं कि सही उत्तर हो जाएगा बच्चों में क्षमताओं और रुचियों में अंतर होता है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताएं यही कहलाती हैं कि बच्चों की जो क्षमताएं हैं रुचियां हैं उनमें अंतर होता है। अगला है प्रेरणा सीखने को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो प्रेरणा, अब हमें सकारात्मक उत्तर ढूंढना है इसमें, सीखने में रुचि और प्रयास बढ़ा सकती है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी ये नकारात्मक है, सीखना रोक देती है, कोई प्रभाव नहीं, केवल अंक घटाती है, ये सब नकारात्मक उत्तर हैं। तो जो सकारात्मक उत्तर है उस पर हमें फोकस करना है। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। आंतरिक प्रेरणा मुख्यतः किससे आती है। आंतरिक प्रेरणा, तो आंतरिक प्रेरणा अपनी रुचि से आती है, बाहरी पुरस्कार से आंतरिक प्रेरणा मतलब अंदर से जो प्रेरणा आती है वो व्यक्ति की अपनी रुचि से आती है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखेंगे कि समावेशी कक्षा में दिव्यांग बच्चे के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। समावेशी कक्षा वो कहलाती है जहां सभी प्रकार के बच्चे हैं। ठीक है, विशिष्ट बालक भी हैं, सामान्य बालक भी हैं, उसमें दिव्यांग बच्चे भी हैं। तो ऐसी कक्षा जिसमें दिव्यांग बच्चे भी हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उसे अलग रखना चाहिए, ये तो बात गलत हो गई है ना। उसे परीक्षा से मुक्त करना, ये भी गलत हो जाएगा, परीक्षा नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा वो कितना सीख रहा। उसे केवल आसान कार्य दे, केवल शब्द वाला तो करना ही नहीं है आंसर, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता अनुसार सहायता और अनुकूलन देना। ठीक है, जो उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार। वैसे आप सबसे ये बन जाएंगे, आप देख पा रहे हैं सरल प्रश्न है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आपका टेस्ट बहुत आसानी से और बहुत अच्छे अंकों से आप पास कर लेंगे। अगला प्रश्न है अधिगम में पुनर्बलन का क्या उद्देश्य है। ठीक है,
पुनर्बलन का उद्देश्य क्या है? तो पुनर्बलन मतलब होता है री इन्फोर्समेंट, इंग्लिश में इसको री इन्फोर्समेंट बोलते हैं, रेनफोर्समेंट। तो वांछित व्यवहार को मजबूत करना, भय उत्पन्न करना, बच्चे को चुप कराना, पाठ समाप्त करना। अब आप ही बताइए कि इसमें सकारात्मक उत्तर कौन सा है? ये तो नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है वांछित व्यवहार को मजबूत करना। अगला है सहपाठी अधिगम का एक लाभ क्या है? सहपाठी अधिगम को इंग्लिश में पीयर लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो सहपाठी अधिगम जो होता है इसमें सहयोग और समझ विकसित होती है। ठीक है, सहयोग और समझ विकसित होती है। आगे हम देखेंगे रचनावादी कक्षा में शिक्षक मुख्यतः होता है। तो रचनावादी में सुविधादाता होता है। शिक्षक की भूमिका क्या रही है? अभी जो नई शिक्षा नीति आई है जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है, तो उसमें शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुविधादाता के रूप में बताया गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, हमारा प्रश्न है कि बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का प्रमुख लाभ क्या है? तो बच्चों से जब हम खुले प्रश्न पूछते हैं तो सोच और तर्क का प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को। ठीक है, ये लाभ है। आगे हम देखेंगे नैतिक विकास का संबंध मुख्यतः किससे है? तो सही गलत के निर्णय लेने से। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे बच्चे के विकास में खेल का क्या महत्व है? तो खेल से सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है, क्योंकि एक तो बच्चे का शारीरिक विकास होता ही है खेल खेलता है जब वो, और टीम भावना उसके अंदर विकसित होती है। मतलब सर्वांगीण विकास जो उस एक बच्चे का होना चाहिए उसमें खेल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक को बच्चे की असफलता पर क्या करना चाहिए? कई बार बच्चे कोई क्वेश्चन का गलत आंसर लिख देते हैं या बता देते हैं, तो वो असफल हो गए सही बताने में, तो हमें क्या करना चाहिए? शिक्षक का क्या दायित्व है? हमें देखना है सकारात्मक उत्तर। तो दंड तो नकारात्मक हो गया। कारण समझकर सुधारात्मक सहायता देना, ये ठीक है। उसे नज़रअंदाज करना ये भी गलत है, नज़रअंदाज नहीं करना है असफलता को। उसकी तुलना करना, तुलना भी नहीं करना कि देखो उसने अच्छा किया तुम क्यों फेल हो गए। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उसकी असफलता का कारण समझकर सुधारात्मक सहायता देना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण है। प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं उनके लिए, अब कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो उनके लिए क्या करना है? उच्च स्तरीय चुनौतीपूर्ण गतिविधियां देना। ठीक है, उन्हें एक ही काम बार बार नहीं देना होता है, नहीं तो वो बोर महसूस करने लगते, बोरिंग होने लगते हैं। उन्हें खाली बैठाना ये भी नहीं करना, केवल पाठ याद ये भी नहीं करना है। प्रतिभाशाली उच्च स्तरीय चुनौतीपूर्ण गतिविधियां देना, ताकि उनके थोड़े से स्तर को बढ़ा देना है हमें। अगला है नैदानिक परीक्षण का उपयोग कब विशेष रूप से किया जाता है? तो नैदानिक परीक्षण का उपयोग हम कठिनाई के कारण पहचानने में करते हैं। कठिनाई का जो कारण है उसको पहचानने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मूल्यांकन का सबसे उपयोगी उद्देश्य है। तो मूल्यांकन जब हम करते हैं तो हम सीखने में सुधार करने के लिए मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, केवल वाले उत्तर नहीं लगाना है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो समय के साथ बच्चे की प्रगति, मतलब बच्चों का रिकॉर्ड रखना पोर्टफोलियो कहलाता है। साल भर बच्चे ने क्या क्या गतिविधियां की उन उसके पूरे रिकॉर्ड को संधारित करना पोर्टफोलियो। ठीक है, तो समय के साथ बच्चे की प्रगति हमें तभी समझ आएगी। अगला हम देखेंगे प्राथमिक शिक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों प्रभावी है? क्योंकि बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं इसमें। ठीक है, गतिविधियां कराते हैं तो बच्चे सीखते भी हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं सक्रिय होकर के। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो प्रयास और प्रगति की सराहना करना चाहिए। ठीक है, अगला हम देखेंगे सकारात्मक कक्षा वातावरण की विशेषता है। तो सकारात्मक कक्षा वातावरण की विशेषता क्या है? सम्मान और सहयोग।
सीखने में भूलों को किस रूप में देखा जा सकता है? जो बच्चे भूल करते हैं ना, तो सीखने के संकेत के रूप में, क्योंकि बच्चा जो सीखेगा वही भूल करेगा। जो कुछ करेगा ही नहीं, उनको हमें दंड नहीं देना है, अपराध नहीं कर दिया बच्चे ने, भाई कुछ भूल गया, भूलना स्वाभाविक है, ठीक है, तो हमें उसको सीखने के संकेत के रूप में देखना है। अगला है सहयोगात्मक अधिगम में विद्यार्थियों को, सहयोगात्मक शब्द से तो मिलकर सीखना होता है। अगला है प्राथमिक बच्चों के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठोस उदाहरणों का प्रयोग हम अवधारणाओं को समझने में आसानी होती है बच्चों को। जैसे कोई हम चीज़ दिखा दें ठोस, तो बच्चे समझ जाते हैं कि अरे हाँ, इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अगला है शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न के बाद पर्याप्त प्रतीक्षा समय देने से बच्चों को सोचने का अवसर मिलता है। ठीक है। अगला जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, अच्छे शिक्षण की पहचान क्या है? तो इसका उत्तर आप सब कमेंट में दें हमें, और हम जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसको पहले हमें करना ही पड़ेगा आंसर। ठीक है। अच्छे शिक्षण की पहचान क्या है? तो विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। यदि आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो सारे बच्चे एक्टिव होंगे आपकी कक्षा में। ठीक है। तो नेक्स्ट पे करेंगे हम क्लिक। तो अब हमारा आ गया भाषा 1, प्रथम भाषा हिंदी। यहां पूछ लिया है आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बहुत सरल पेपर है, प्रैक्टिस के लिए है आपकी। ठीक है। तो आकाश का पर्यायवाची गगन हो जाएगा। आगे हम देखें, अंधकार का विलोम शब्द है। अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रकाश। माता का पर्यायवाची पूछा है तो जननी हो जाएगा। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ, तो इसका हो जाएगा बहुत प्रयास करना, बहुत परिश्रम करना। ठीक है। दांत खट्टे करना का अर्थ बुरी तरह परास्त करना। पुस्तक शब्द किस लिंग का है? फटाफट बताएं आप आंसर। पुस्तक शब्द में लिंग कौन सा है? और घोड़ा का स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है। तो पुस्तक शब्द जो है, हम ऐसा तो नहीं कहते पुस्तक फट गया, ऐसा बोलते हैं पुस्तक फट गई, तो स्त्रीलिंग है। ठीक है। घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा? घोड़ी। आगे हम देखते हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं में मैदान है, मैदान क्या है? बताना है आपको। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, ये सारी चीजें पढ़ना है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर बताएं फटाफट से। तो इसमें चूंकि मैदान जगह का नाम है, और जगह का नाम, जो नाम होते हैं वो संज्ञा होते हैं। आगे हम देखें, वह स्वयं गया में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? स्वयं है हमारा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निजवाचक। अगला हम देखें, कौन आया में कौन क्या है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लाल फूल में लाल क्या है? विशेषण है। विशेषता बताइए। मोहन तेजी से चलता है, मोहन तेजी से चलता है में तेजी से किसका बोध है? तो क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण है। आगे देखें, मैं कल बाजार जाऊंगा किस काल का उदाहरण है? जाऊंगा तो भविष्य काल का है। सीमा ने खाना खाया में क्रिया है, तो खाया है। राम पढ़ रहा है, कौन सा काल है? तो राम पढ़ रहा है तो अभी काम कर रहा है, तो वर्तमान है। अनुशासन शब्द में उपसर्ग पूछा है तो अनु हो जाएगा। और मिठास शब्द में प्रत्यय पूछ लिया है। ठीक है। मिठास शब्द में प्रत्यय पूछ लिया है। आप लोग कमेंट में बताएं हमें फटाफट से। तो हमारा जो प्रत्यय है वो हो जाएगा मीठा प्लस आस होता है मिठास, मीठा प्लस आस। इसको जब हम मिला देते हैं तो मिठास बन जाता है।
तो आंसर हो जाएगा आस। तो हम आस पे इसको टिक कर देंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे महेश का संधि विच्छेद, तो इसका होता है महाधन ईश। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है देवालय, तो देव प्लस आलय होता है इसका। आगे हम देखेंगे नीलकमल में कौन सा समास है, तो इसमें नीलकमल जिसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। ठीक है, तो कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है? कर्मधारय समास। ठीक है, आगे हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन है माता पिता में कौन सा समास है, तो माता पिता में दोनों पद कैसे हैं? प्रधान हैं, इसलिए माता पिता में हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में जो प्रति शब्द है वो अव्यय है, अव्ययी भाव हो जाएगा। जलज का अर्थ है, जलज का मतलब होता है जल, जल मतलब पानी, और जा मतलब जन्म, जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है। ठीक है, जैसे कमल का पर्यायवाची है जलज, तो कमल जल में जन्म लेता है। नाक कटना का मुहावरे का अर्थ पूछ लिया इन्होंने, तो अपमान होना, नाक कट गई नहीं कहते। ठीक है, अगला है भाषा सीखने में सुनना और बोलना। भाषा सीखने में सुनना और बोलना, अब आपको बताना है इसका आंसर महत्वहीन है। ये तो नकारात्मक है, सुनना बोलना महत्वहीन थोड़े ही होंगे भाई। केवल वाले आंसर नहीं करना है, तो आंसर हो जाएगा भाषा विकास के आधार हैं सुनना और बोलना। अगला है प्राथमिक कक्षा में कविता शिक्षण का अच्छा तरीका है, तो लय भाव और अभिव्यक्ति के साथ पढ़ाना है, केवल वाले हट जाएंगे। अगला है पठन कौशल में अनुमान लगाने की क्षमता किससे संबंधित है? पाठ को समझने से। ठीक है, केवल लिखावट से, केवल वाली हटा दो। पठन कौशल मतलब पढ़ना, पठन कौशल मतलब क्या होता है? पढ़ने का कौशल। ठीक है, और लेखन कौशल मतलब लिखने का कौशल। अगला है भाषा की त्रुटियों पर शिक्षक की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? यदि बच्चा भाषा में त्रुटियां करता है तो उनकी प्रतिक्रिया जो है शिक्षक की वो सुधारात्मक और प्रोत्साहनपूर्ण होना चाहिए, तो इस पे हम ऐसा टिक कर देंगे। कहानी सुनाने से बच्चों में क्या विकसित हो सकता है? तो केवल वाले हटा देना, कहानी सुनाएंगे तो बच्चे कल्पना करना सीखते हैं और भाषा कौशल सीखते हैं। अगला है बहुभाषी कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो माय डियर टीचर्स, ये 60 क्वेश्चन हो गए हैं। 30 हमारे हिंदी भाषा के और 30 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। इसको नेक्स्ट करेंगे तो अंग्रेजी हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है वो खुल के सामने आ जाएगी। तो हम इसकी वीडियो आगे की नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग हमारे इस चैनल RK राय सर MP बोर्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में इसी सेट के। तब तक के लिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर पार्ट आप तक जल्दी से पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।